सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम कर रहे थे आज प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत आप देखेंगे तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न है, आरी नींद लाल को आजा, उसको करके प्यार सुला जा। उपयुक्त काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह लोरी जो है कि देखेंगे आप तो घर में अम्मा दादी लोग ऐसा लोरी गा के छोटे बच्चों को सुनाने का कार्य करती थी। वही ये पंक्ति आपसे पूछी जा रही है कि यह पंक्ति किस कवि की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है कि हरिओद जी की है कि मैथिली शरण गुप्त की है कि दिनकर जी की है? यह पंक्ति किसकी है? पहला प्रश्न है दोस्तों, एकदम इत्मीनान से उत्तर देने का कार्य कीजिए। तो यह पंक्ति है हरिओद जी की। हरिओद जी का जो है कि हरिओद जी को कवि सम्राट के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जो है कवि सम्राट के लिए पूछा जाता है प्रश्न, कवि सम्राट के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हरिओद जी। और गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। दोस्तों क्या कहा है? तो सूरदास कहा है। यह उपमा पूछा जाता है, आधुनिक काल का सूरदास कौन है? तो ये है हरिऔध जी। आगे चलते हैं। और बाल कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जीर्ण जनपद प्रबंध के रचनाकार हैं। जीर्ण जनपद प्रबंध के रचनाकार हैं ए प्रेमघन, बी बालकृष्ण भट्ट, सी दिनकर, डी निराला। तो प्रश्न थोड़े इजी है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखने का कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 2, तो जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं रचनाकार प्रेमघन। प्रेमघन को जो है कि आप जानते हैं इनका जन्म जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। और पूछा जाता है कहाँ हुआ था? तो ये गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी 2 प्रमुख पत्रिकाएं थी जो बार बार पूछी जाती हैं। एक है आनंद कादम्बनी। कौन है? आनंद कादम्बनी है, आनंद कादम्बनी। और दूसरी है नागरी नीरद। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कवियों में कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं थे? तो नहीं को आप इंडिकेट कीजिएगा, एग्जाम में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये नहीं थे, तो ये कौन नहीं थे? रहीम, गंग कवि या मनोहर कवि या हरिदास। तो कौन नहीं थे? तो नहीं में आपके आ जाएंगे हरिदास। ठीक है, हरिदास कवि नहीं थे। हरिदास जो है क्या थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? तो निम्बार्क संप्रदाय के थे। और इन्होंने एक जो है संप्रदाय चलाया था जिसे टट्टी संप्रदाय कहते हैं। टट्टी से मतलब पहले देखे होंगे आप, जो झोपड़ी होती थी उसमें ऐसे टाटी बांस की बनाई जाती थी, जिसका दरवाज़ा बनता था, दीवारें बनती थी, वही टट्टी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। प्रश्न नंबर 4, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है? तो ये बहुत ईजी प्रश्न है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है सरस्वती, हरिश्चंद्र, चंद्रिका, बालाबोधनी, ब्राह्मण। तो यह पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका थी, आप सभी जानते हैं। यह पत्रिका जो है कि उस समय की स्तंभ पत्रिका भी मानी जाती थी। और विश्वकोश भी इसको आरंभिक चरण में इसे विश्वकोश कहा जाता था। और इसका 1903 ईस्वी से, कब से? तो 1903 से 1920 तक इसका जो कार्यभार था वो संभाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इस पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। यह उस समय की कालजयी पत्रिका थी। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न, मोचीराम किसकी कविता है? तो सुदामा पांडे की, नागार्जुन की, रघुवीर सहाय की, अज्ञे की। तो किसकी कविता है? मोचीराम। तो ये है सुदामा पांडे की। सुदामा पांडे का जन्म पूछा जाता है तो कहाँ हुआ था? 1936 ईस्वी में बनारस में खेवली नामक गांव में हुआ था। तो ये कभी कभी हो सकता है गांव का नाम पूछ लिया जाए, तो खेवली नामक गांव में हुआ था।
इन्हें जो है कि हिंदी कविता में एग्री यंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, किसका निबंध रचना है? किसकी निबंध रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाली है डॉट डॉट, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? भाव, सील, मनोविकार या न्याय। तो 7 नंबर का प्रश्न है, क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा मनोविकार। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हट कर बैठा चाँद एक दिन, बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा झिंगोला। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो बताएंगे आप। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो यह पंक्ति है दिनकर जी की। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट 8 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न था। 9 नंबर पे चलेंगे दोस्तों। यह है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित ग्रंथ अंधायुग किस विधा की रचना है? तो इजी प्रश्न है, गीतनाट, उपन्यास, संस्मरण, निबंध। 9 नंबर का प्रश्न है, फटाफट आप ध्यान दीजिएगा। तो ये है गीत काव्य। कैसी रचना है? तो यह गीत काव्य है और 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। अंधायुग यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है और महाभारत के 18वें दिन की यह घटना वर्णित की गई है। बताया भी जाता है कि जब पाक और भारत युद्ध हो रहा था, उस समय जो है कि कवि के मन में ऐसी कुछ प्रेरणा उत्पन्न हुई, जिसे इन्होंने गीत नाट्य के माध्यम से अंधायुग की रचना की। आगे चलेंगे। 10वां नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 10 नंबर का, बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम ना आया। किसकी काव्य पंक्ति हैं? तो मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, रामनरेश त्रिपाठी, अमीर खुसरो। तो किसकी पंक्ति है? ध्यान दीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। अब चलेंगे 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? तो जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कुल 35 साल ही यह हमारे बीच रहे। ये नेक्स्ट प्रश्न 12, लाल तारा के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला हरिओद। तो रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसे नोट डाउन कीजिएगा। चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो पूर्णतया कल्पित है, भागवत पुराण है, रामायण है, महाभारत है। तो 13 नंबर का प्रश्न है, तो ये है महाभारत। डी नंबर सही होगा। अब देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित है? शिव, कृष्ण, राम, इंद्र। 14 नंबर का प्रश्न है, तो यह कृष्ण के जीवन से संबंधित है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का। 15 नंबर के प्रश्न में बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य काव्य सीतायन के रचयिता हैं? यह प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फटाफट आप लगाइए। नाभादास, पोलंकी, राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, राम प्रिया शरण। 15 नंबर का प्रश्न है, तो यह रचना है राम प्रिया और डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध हिंदी अनुवाद किसने किया? तो मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 16 नंबर का प्रश्न है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। इनकी कुछ और जो है कि रचनाएं हैं, आप ध्यान देंगे तो। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त, ए नंबर सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है चिदम्बरा, उर्वशी, यशोधरा, कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। 17 नंबर का प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिए, तो कौन सी है? उर्वशी है। नेक्स्ट,
17 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया उर्वशी, और जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ था इस रचना पर इन्होंने जो है 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी पर, रामधारी सिंह दिनकर को। 18 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया? राधा के नवीन रूप, सीता के दुख, मीरा रसिक प्रिया। 18 नंबर का प्रश्न है, तो किसका हुआ? राधा के नवीन रूप। ए नंबर सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेख गद्य तक ही सीमित रखा? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, नगेंद्र। तो 19 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इन्होंने कविता नहीं लिखा है। 20 सोए पलास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, माहेश्वर तिवारी, यश वाल्वी। 20 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तो इनके होंगे सोए पलास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह से रचनाकार हैं। तो 20 नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर होगा नचिकेता, और ये संस्कृत साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि के जो है कि कविता, मतलब उनकी रचना में ये नचिकेता एक अच्छा पात्र है। आप कभी पढ़िएगा। आगे चलते हैं, हमने हिंट दे दिया है। 21 नंबर का प्रश्न है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, क्या नहीं है? जार्ज वंदना, भारत उत्थान, बाल विधवा, वैदेही वनवास। तो 21 नंबर का प्रश्न है, तो क्या नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है बाल वैदेही वनवास। ठीक है, नहीं को आप इंडिकेट कीजिएगा, डी नंबर सही होगा। 22 नंबर का प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। 22 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे है, तो ध्यान दीजिएगा। चंडी चरित्र ध्यान दीजिए, तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ए नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है? तो 23 नंबर का प्रश्न, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। तो क्या है, ध्यान देंगे, तो ये है खड़ी बोली। मदनाष्टक की भाषा कैसी है? तो खड़ी बोली है। आगे इनका पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। और ये किस, इनकी गणना जो होती है वो कृष्ण भक्ति काव्य के जो भक्त कवि थे उन्हीं में की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? गीत गोविंद, भारतेंदु, नागरी नीरद, प्रेमघन, पृथ्वी राज प्रयाण, राधा कृष्णदास, आनंद मंजरी, बाल मुकुंद गुप्त। तो 24 नंबर का प्रश्न है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं है आनंद मंजरी। आनंद मंजरी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अंबिका दत्त व्यास की रचना है, बाल मुकुंद की नहीं है। बाकी ऑप्शन आपके सब सही हैं। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, रीढ़धन जल, प्रभाकर माचवे, जुलूस रुका है, विवेकी राय, तूफानों के बीच, रांगे राघव। 25 नंबर का प्रश्न आप देख के तुरंत समझ पा रहे होंगे दोस्तों, यह किसकी रचना है? रीढ़धन जल। तो ये है जो है कि यह रचना बहुत प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का है। यह रिपो तार्ज है, किस क्या है? तो यह रिपो तार्ज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न पे ध्यान दी, आप एकाग्र कीजिए। बोलती प्रतिमा के रचनाकार निम्न में से कौन है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, सेठ गोविंद दास। तो 26 नंबर का प्रश्न है, तो ये है श्री राम शर्मा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो वैसे भी एग्ज़ाम में अगर आपने पढ़ा है तो फटाफट काट के भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। 27 नंबर का प्रश्न, तो वे दिन वे लोग इनकी रचना नहीं है। तो वे दिन वे लोग है किसकी? तो याद रखिए शिव पूजन की है। किसकी है? शिव पूजन की। ठीक है, शिव पूजन का ये जो है कि है, ये रेखा चित्र है। किसका है? तो रेखा चित्र है। अब विधा पूछी जा सकती है, तो शेष रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। अब आएंगे 28 नंबर का प्रश्न, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षी के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो ये पथ के साथी
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। 28 नंबर का है तो ये मेरा परिवार यूजीसी नेट में लगा हुआ है, आप पढ़े होंगे। 29 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुधिया उस चंदन के बन, विद्यानिवास मिश्र, जिसके साथ जिया राजेंद्र यादव, भूले हुए चेहरे भगवती चरण वर्मा, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। 29 नंबर का प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि सुधिया जो है कि उस चंदन की जो है ये रचना है विष्णुकांत शास्त्री का। किसका है? तो विष्णुकांत शास्त्री का। और आप देखेंगे तो समय के पाँव, तो समय के पाँव भी ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ये सही है। भूले बिसले चित्र भी सही है। जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, तो ये इनका जो है कि संस्मरण है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका होगा ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, हरिऔध। 30 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा डी, हरिऔध जी। हरिऔध जी की यह रचना है। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न है, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। 31 नंबर का प्रश्न है, तो यह है कैसा? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अब आप चलिए आगे। बिहारी सतसई, बड़ा जो टीजीटी का पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो ध्यान दीजिएगा। बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719, 717। तो कभी कभी 719, कभी कभी 713 भी रहता है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा गंभीरता से आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने दोहे हैं, तो अगर ऑप्शन में 713 है तो भी मान्य होगा, और 719 है तो भी मान्य होगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आप देखिएगा 33 नंबर का प्रश्न, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। तो 33 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आप सभी जानते हैं रेतिकाल की प्रसिद्ध भाषा ब्रज थी, तो यहाँ पे इनकी जो है कि भाषा ब्रज है। 34 नंबर का प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। 34 नंबर का प्रश्न है, तो किसकी रचना है? पद्माकर की। प्रश्न इजी है, जल्दी जल्दी देखिएगा। नैन नचाए कहो मुस्काए लला, फिर हैं खेलन होरी। पंक्ति किसकी है? सेनापति, घनानंद, पद्माकर, ठाकुर। 35 नंबर का प्रश्न है, तो यह पंक्ति किसकी है? तो पद्माकर जी की पंक्ति है। तो अब ये एक प्रश्न और पूछा जाता है, पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, बांदा में हुआ था। 1880 संवत में है इनका जन्म, 1880 ईस्वी में। आगे चलेंगे, और इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना पद्माकर जी की जो बार बार मिलान वाले प्रश्न में बनती है, जगत विनोद। आगे 36 नंबर का प्रश्न है, देखेंगे, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, मलुकदास, नंददास, छित स्वामी। तो मलुकदास क्या है? नहीं है। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, तो क्वालिटी वीडियो का बढ़ा के देख लीजिएगा। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसने किया है? तो सूरदास, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो कौन किया है? तो ये किए हैं, प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। बी नंबर सही है। आगे चलेंगे, 38 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आदिकाल की रचना है रासो। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, डेंगल पिंगल। तो ब्रजभाषा है रीतिकाल की, और आधुनिक काल की खड़ी बोली। अवधी है जो है कि भक्ति काल की, अवधी और ब्रज, और डेंगल पिंगल है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि रासो ग्रंथ की भाषा है, तो डेंगल पिंगल। 38 नंबर का प्रश्न है। आप चलेंगे आगे, महापुराण के रचनाकार हैं, तो महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। 39 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इन कौन है महापुराण के रचनाकार? पुष्पदंत। 40 नंबर का प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैचासी। 40 नंबर का प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिए। तो कहाँ से पूछा जा रहा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और पैचासी।
तो सौरसेनी से विकसित हुई है। 40 नंबर का प्रश्न। अब चलेंगे 41 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे ध्यान दीजिए। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू। तो ये मथुरा से आप समझ पा रहे होंगे यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो ये है ब्रज। ए नंबर सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का हम करें प्रैक्टिस सेट। थोड़ा सा इजी है तो जल्दी जल्दी कीजिए। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के हैं? संस्कृत, हिंदी, फारसी, देशज। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। आगे चलेंगे। इनका जो नामकरण किया था वो ईसाइयों ने किया था, याद रखिएगा। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी बिहारी। तो 43 नंबर के प्रश्न में पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट 44 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो अब आप भारत के नक्शे को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो आप जान पा रहे होंगे कि ये किस बेल्ट की तरफ छत्तीसगढ़ आ रहा है जो बिहार से अलग हुआ है। तो पूर्वी हिंदी। 44 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट 45 नंबर का प्रश्न है, मेवाती किस उपवर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। 45 नंबर के प्रश्न को बताइए। राजस्थानी के ये पार्ट है। आगे देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न है, मागधीय अपभ्रंश से किस भारतीय भाषा का विकास नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। बिहारी, बंगाली, असमिया, मराठी। आपसे पूछा जा रहा है। 46 नंबर का प्रश्न है तो मराठी का विकास नहीं हुआ है। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? 315, 343, 370 और 51A। 47 नंबर का प्रश्न है तो कहाँ कहा गया है? तो भाग, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो बी नंबर सही है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 47 नंबर का प्रश्न आपका हो गया। अब देखिए 48 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधी निर्देश हैं। तो 48 नंबर का प्रश्न है तो ये है हिंदी भाषा के संबंधित 343 से 351 तक कहा गया है, याद रखिएगा। आगे 48 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखेंगे 49 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो क्या है? पाली भारत की जो है कि देश भाषा है। 50 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आगे आप देख लीजिए। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो डी नंबर सही है। नेक्स्ट 51 नंबर का प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार चेत मरत झुक झुक परत जय चितवन एक पार। किसकी पंक्ति है? बिहारी की, रसलीन की, केशव की, घनानंद की। 51 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है तो ध्यान दीजिएगा। यह रसलीन की बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आप देखेंगे जो है कि 52 नंबर का प्रश्न है। 51 नंबर का हम कर चुके, अब हम देखेंगे यहाँ से 52 नंबर का प्रश्न। थोड़ा सा PDF रिपीट हो गया था। बरवे रामायण किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, केशवदास। 52 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे किसकी रचना है? तो रामलला नेहचू बरवे सारी तुलसीदास की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अहिंदी भाषी कवियों में किसका संबंध असम से था? नामदेव, नरसिंह मेहता, शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु। 53 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है तो शंकर देव का संबंध कहाँ से है? असम से है। आगे चलिए आगे देखेंगे 54 नंबर का प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ किसकी पंक्ति है? निराला,
रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो 54 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है यह पंक्ति मुक्तिबोध जी की है। ठीक है, मुक्तिबोध जी की, मैंने गलती से रघुवीर सहाय लगा दिया था। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो रज सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, वांग्मय विमर्श। 55 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा आपके अनुसार? ये होगा रस मीमांसा, सी नंबर सही। नेक्स्ट, 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो अकह विसर्जनी नाम कंठा, लितु लसा नाम दंता, उपधमानिया नाम ओष्ठा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तालु से होता है, तो जो है कि 56 नंबर का प्रश्न है, तो इचुएसा नाम तालु। ई, बड़ी ई, च वर्ग पूरा और स दंती स, ये वाला स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो छ है। क्या है? छ। नेक्स्ट, 57 नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्सुकता, अभिलाषा, हर्ष, प्रमोद, कौतूहल, कौतूहल, कौतुक, विराम, विलंब। तो 57 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा? उत्सुकता और अभिलाषा। नीचे देखेंगे आप, 58 नंबर का प्रश्न है, दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होना चाहिए। क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द, कमरा, अंतःपुर, खाना, खान, बैठक। 58 नंबर का प्रश्न है, क्या कहेंगे? बैठक। नेक्स्ट, 59 नंबर का प्रश्न मुहावरा से आ गया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ है। क्या अर्थ है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद लिखना। तो 59 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा? अपनी प्रशंसा अपने आप करना, ए नंबर सही होगा। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द निकालना है। पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। तो शुद्ध क्या है? डी नंबर। ठीक है, अब आप पूज्य कहूँ शुद्ध नहीं है, तो इसके लिए आप जो है कि अच्छे से मेरा वीडियो देखिएगा, जहाँ पे हमने त्रुटि, सुधार एवं ये सारी चीज़ों पे बात किया है। आगे देखेंगे, पूज्य, यहाँ पे पूज्य दिया है, तो पू में बड़ा ज होगा, ऐसे होगा, ध्यान दीजिए, हम सुधार देते हैं, ऐसे होगा पूज्य। ठीक है, और आप आगे देखेंगे तो आपका आएगा परीक्षण, तो परीक्षण में ये वाला री नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा परीक्षण। ठीक है, ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और प्राण है, प्राण नहीं होता, प्राण होता है। क्या होता है? प्राण। ठीक है, आगे चलिए। 61 नंबर का प्रश्न है, च छ ज झ इय उच्चारण होता है कहाँ से होता है? ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। 61 नंबर का प्रश्न है, तो कहाँ से होगा? अभी हमने ऊपर बताया था, तालु से। नेक्स्ट, 62 नंबर का प्रश्न है, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। तो 62 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा? पूर्ण विराम चिन्ह होगा। नेक्स्ट, आगे, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षता, परिपेक्षता। 63 नंबर का प्रश्न है, तो उपेक्षा होगा, अपेक्षा का उपेक्षा। नेक्स्ट, 64 नंबर का प्रश्न है, यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, क्या है इसमें? कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। 64 नंबर का प्रश्न है, तो कौन सा समास है? हाथों हाथ, ये है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखेंगे, 65 नंबर का प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान, कर्म। 65 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, और यहाँ पूछा गया है कर्म, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है से। ठीक है, इसका चिन्ह का क्या होगा? तो क्या होगा भाई 65 नंबर में? जल्दी से उत्तर दीजिए, करण होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखेंगे 66 नंबर का प्रश्न, तत्सम शब्द कौन सा है? अमृत, माता, काष्ठ, बंदर।
तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा अमृत। तत्सम पूछा जा रहा है जो संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है। 67 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, शहीद, खिड़की। 67 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, तो आम्र क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट 68 नंबर का प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है। प्रेमचंद, रागे राघव, इलाचंद जोशी और वृंदावन लाल वर्मा। 68 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपने देखा होगा कि इलाचंद जोशी कैसे हैं, तो ये हैं मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार जिसमें अज्ञेय भी आते हैं। आगे देखेंगे 69 नंबर का प्रश्न, अलीगढ़ का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्राज, छत्तीसगढ़ी। तो 69 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा भाई, ब्रज होगा, अलीगढ़, मथुरा, ये सब बेल्ट है ना। आगे चलते हैं 70 नंबर पर, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। तो परमाल रासो बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अनंत, सुरपति, दीनकर। तो 71 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, घोड़ा। आगे चलेंगे 72 नंबर का प्रश्न, अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, आकाश, व्योमाकाश, सूरभ, सिद्धपथ, अंत, गहन। तो 72 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, पृथ्वी और आकाश के बीच को अंतरिक्ष कहते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 73 नंबर का, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा शैली, दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मसनवी शैली, उपर्युक्त सभी। तो मसनवी शैली में पद्मावत लिखा गया है जो मलिक मोहम्मद जासी की रचना है। दोहा चौपाई शैली रामचरितमानस की क्या है, भाषा है, रचना शैली है। ए नंबर सही होगा। अब हम चलेंगे 74 नंबर के प्रश्न पे। 74 नंबर का प्रश्न है, जो मात्रिक समछंद्र है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, उसे क्या कहते हैं। चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे चौपाई। चौपाई में आपने देखा होगा कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, कुल 4 चरण होते हैं और इसे क्या कहते हैं, मात्रिक समछंद। नेक्स्ट, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे एक सजना यहाँ है, एक सजना यहाँ है। तो जब दो शब्द आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे प्रश्न देखिए 76 नंबर का, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। तो तरड़ी तरड़ी शब्द 2 बार आया है, ध्यान दीजिएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यमक अलंकार होगा। आगे चलेंगे 77 नंबर का प्रश्न है, सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है। संयम, संवाद, गर्म, संख्या। तो 77 नंबर का इजी प्रश्न है, समधन, वाद, वाद मतलब बोलना। नेक्स्ट 78 नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर का प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है मुझे मतलब कि मैं, मध्यम पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है, तो ये आता है इसमें आप ध्यान दिए होंगे। तो आप जब स्वयं बोलते हैं तो क्या लिखते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में तीसरे के बाद में बात करते हैं। और जब खुद बात करेंगे उत्तम पुरुष में आएगा तो मुझे मतलब मैं, और मध्यम पुरुष वे दोनों। तो किस किस में आएगा, ए नंबर 78 का ए होगा। नेक्स्ट चलेंगे, मीरा जोर से हंसी वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। 79 नंबर का प्रश्न है, तो यह अकर्मक है, हंसना कोई क्रिया या कर्म नहीं है, ठीक है, अकर्मक होगा। कौन सा वाक्य सरल भूतकाल में है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है। 80 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, इनका उत्तर दीजिए। तो यह क्या होगा,
मैंने मतलब पूछा ना भूतकाल में है, मैंने आम खाया मतलब कि मैंने आम खाया। डी नंबर 80 नंबर का प्रश्न। आगे चलेंगे। आगे आँच का अर्थ है आग, लपट, बीमारी, गर्म लपट हानि, गर्मी लपट हानि, गर्मी आंचल हानि। तो बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आँच आना मतलब कि गर्मी, लपट और हानि। ध्यान दीजिएगा, सी नंबर होगा। 81 नंबर का प्रश्न है। अब चलेंगे 82 नंबर के प्रश्न में। वह हमेशा अपने भाई के वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, वह हमेशा अपने गीत। 82 नंबर का प्रश्न है। तो हमेशा क्या है, अव्यय है। आगे चलेंगे। 83 नंबर का प्रश्न। उद्गम की दृष्टि से अमीर है देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तदभव शब्द। 83 नंबर का है तो ये क्या है, विदेशज शब्द है अमीर। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे आपने देखा 83 नंबर का प्रश्न और यहाँ ये सब रिपीट हो गया है दोस्तों। आगे चलेंगे यहाँ से। 84 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। एरा, रा, आ, इरा। तो एरा पत्र है ए। 84 नंबर में आपका आंसर होगा ए। इजी प्रश्न है। 85 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, बिरहड़ी, बिरहिणी, बिरहड़ी। तो कौन सा शुद्ध है। 85 नंबर के प्रश्न में होगा बिरहिणी। ठीक है, तो क्या होगा, शुद्ध ये है। ध्यान दीजिए। 86 नंबर का प्रश्न है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती, वाक्य में किस प्रकार संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। 86 नंबर का प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, यह है जातिवाचक संज्ञा। नदियाँ जब नाम लिया जाता है तो क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक। और नदी में बाढ़ आ जाती है, किस नदी में बाढ़ आती है, तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। यह जातिवाचक संज्ञा है। 87 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। 87 नंबर का प्रश्न है, उसे सब कुछ बता दें। नेक्स्ट है, देखें यहाँ पे बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, कर्मवाच्य है, मतलब यहाँ पे कार्य हुआ है। नेक्स्ट 88 नंबर का प्रश्न है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। सामग्री, सम्राट, कवयित्री, कवि, ठकुराइन, ठकुर, रानी, राजा। तो कौन सा क्या है, सही विकल्प है। आप देख रहे हैं जस्ट उल्टा विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप ध्यान दीजिए। तो साम्राज्ञी का क्या होगा, सम्राट होगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने देखा कवयित्री, कवि का कवित्री होता है, राजा का रानी होता है, ठाकुर का ठकुराइन होता है। आगे चलेंगे। 89 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिए। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा। उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है। तो क्या होगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सौदा, सौदाएँ नहीं होगा, सौदा है तो सौदा ही रहेगा, इसका क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे 90 नंबर के प्रश्न में चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, आकाश। कौन सा शब्द विशेषण है, क्या है, विशेषता बताता है। 90 नंबर का प्रश्न है, जिसका आंसर होगा बी, नैतिक। ठीक है, विशेषता बता रहा है व्यक्ति की नैतिकता के बारे में। 91। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सम, 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 सब, सनी, यास, इनमें से कोई नहीं। 91 नंबर का प्रश्न है, तो याद रखिएगा सम उपसर्ग है। आगे 92 नंबर के प्रश्न में चलेंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 11 और 10। ध्यान दीजिएगा, 8, 9, 11 और 10। 92 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आप सभी को पता है भरत मुनि के अनुसार रसों के 8 भेद होते हैं। 8 में आप नोट डाउन करिएगा कौन कौन से आएंगे। तो श्रृंगार आएगा, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स और भयानक। ये 8
भेद जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है। और मत के अनुसार टोटल और आगे रस बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे 93। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समाज से संबंधित है? इनमें पूर्व पद प्रधान होता है, इनमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इनमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इससे पूर्व पद का पुद पद अव्यय होता है। तो प्रश्न पूछा गया आपसे कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समाज से संबंधित है? तो अव्ययी भाव में सबको पता है पहला पद अव्यय होता है, मतलब पहला पद प्रधान होता है। इनमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो ये तत्पुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है तो होगा सी। आंसर क्या होगा? सी, उत्तर पद प्रधान होता है। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि का, गुड़ स्वर संधि का और व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि का क्या है? उदाहरण है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 95 नंबर का प्रश्न है वधूर्मी का सही विच्छेद है। तो वधु धन उर्मी, वधुधन उर्मी होगा, वधुधन उर्मी होगा, वधुधन उर्मी होगा, वधुधन उर्मी होगा। 95 नंबर का प्रश्न है वधुधन उर्मी। आप देखेंगे तो बड़ा ऊ जिसमें लगा है वही होगा। उर्मी का मतलब होता है लहर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इससे यह जो है कि वधुधन उर्मी, इसमें बड़ा ऊ भी रहेगा, सॉरी ध्यान दीजिए, ये होगा वधुधन उर्मी। ये भी बड़ा इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं जैसे मैंने किया, तो याद रखिएगा बड़ा ऊ भी होगा, दोनों तरफ बड़ा ऊ होगा, ध्यान रखिएगा। अब एक आपके बीच में एक गद्यांश आ रहा है जिसका आप उत्तर दीजिएगा। मैं गद्यांश को पढ़ देती हूँ और आप जो है कि स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा और उसके बाद उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। ये बात बिल्कुल सही है। कितने भाग हैं? तो 4 भाग। थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा करते हैं ताकि आप भी पढ़ पाइएगा। 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आगे भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर 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 तुलसी ससी उडगन के सौदास, वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा में पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो अब देखिए प्रश्न कैसे बन रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो 4, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ लिया। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि थे? तो भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। तो भक्तिकाल के थे। आगे देखिएगा 98 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो सुरसरावली, साहित्य लहरी, सुरसागर। ये रामायणी किसकी रचना है? बताइए। 98 नंबर का प्रश्न है और किसकी रचना है? तो आप रामायणी सूरदास की रचना नहीं है। तो किसकी रचना है? यह है कबीर की रचना। ध्यान दीजिए। 99 नंबर का प्रश्न है सूरदास के पदों में कौन कौन से रस नहीं पाए जाते? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, भयानक रस। 99 नंबर का प्रश्न है तो भयानक रस नहीं पाया जाता। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आज का अंतिम प्रश्न। सुर 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 सुर, यहाँ पे सुर होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। शशि उडगन केशव दास, इस पंक्ति में उडगन का अर्थ क्या है? तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र। अच्छा प्रश्न है ना। अंतिम प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका मतलब होता है तारे। ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए पढ़ने से ही आप समझ पा रहे होंगे। सुर सुर तुलसी शशि, चंद्रमा कहाँ रहती है? उडगन केशव दास। तो इस पंक्ति में उडगन का अर्थ क्या है? तो ये है तारे, या तारा कहिए या तारे कहिए। आज का ये अंतिम प्रश्न रहा दोस्तों। ए नंबर सही है।
प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अभी हम पूरे 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेके चलें, टीजीटी पीजीटी स्पेशल के लिए है। आगे हम 125 प्रश्न लेके आएंगे। प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई सुझाव होगा तो ज़रूर दीजिएगा। बस धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस।